हेलो एवरीवन। हमारा डिस्कशन चल रहा था चैप्टर डायरेक्टर्स पर। हमने सेक्शन 149 किया था। आज हम रिमेनिंग पार्ट करेंगे। रिमेनिंग में हम सबसे पहले उठाएंगे आज डिन, क्योंकि डिन से एक क्वेश्चन कभी ना कभी आ जाता है। क्योंकि सीए फाइनल लेवल पर हम ये कहें कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता। इंस्टीट्यूट छोटे से छोटा टॉपिक भी पूछ सकता है और बड़े से बड़ा टॉपिक भी छोड़ सकता है। क्या मतलब? हाँ जी, सीए के अंदर सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। बस फ़र्क इतना ये होता है कि कुछ टॉपिक हमें जल्दी जल्दी कवर करने होते हैं और कुछ टॉपिक पर हमें टाइम डिवोट करना होता है। तो उसी स्पीड से हम चलेंगे। आज डिन है तो डिन में थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्शन 152 सब सेक्शन 3 कहता है कि इंडिविजुअल को अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो उसके पास डिन होना चाहिए। अगर डिन नहीं है तो वो कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। डिन की जो फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी डायरेक्टर को जो है डिन के थ्रू पहचाना जाता है। तो आइए देखते हैं। तो सेक्शन 153 ये कहता है कि एवरी इंडिविजुअल जो भी किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट उसे डिन अलॉट कर देगी। यानी सेक्शन 153 में हमें अप्लाई करना है और सेक्शन 154 में हमको डिन मिल जाएगा। देखिए, डिन मिलने के दो प्रोसेस होते हैं। पहला होता है अगर हम एग्जिस्टिंग कंपनी में हमको डायरेक्टर बनना है, और दूसरा होता है कि कोई नई कंपनी बना के उसमें डायरेक्टर बनना है। पहले टाइप में मैंने क्या बोला कि कोई कंपनी पहले से एग्जिस्ट कर रही है, मान लीजिए रिलायंस है, तो वो पहले से एग्जिस्ट कर रही है। उसमें अगर डायरेक्टर किसी और को मुकेश अंबानी जी बनाना चाहते हैं तो उसके पास उसका प्रोसेस है कि वो DIR 3 फॉर्म भरेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देगा। उसके बाद उसका फॉर्म अप्रूव होते ही उसको डिन मिल जाएगा, और उसके बाद वो DIR 12 फॉर्म भर के उसको रिलायंस में डायरेक्टरशिप मिल जाएगी। ये तो रही एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए। अब बात करते हैं कि और उस पर मान लीजिए उसे कोई नई कंपनी बना के करना है, तो अगर उसे नई कंपनी बना के उसमें डायरेक्टर बनना है तो उसके लिए स्पाइस फॉर्म जाता है। जी हाँ, स्पाइस फॉर्म एक नया बहुत ही बड़ी अमेंडमेंट है। स्पाइस फॉर्म के थ्रू कंपनी इनकॉर्पोरेशन भी होती है, कंपनी को पैन भी मिल जाता है, कंपनी को टैन भी मिल जाता है, कंपनी को GST भी मिल जाता है, कंपनी को ESI भी मिल जाता है, कंपनी को EPF भी मिल जाता है। यानी अलग अलग जगह पर एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं होती, और उसी फॉर्म से हमें डायरेक्टर्स को डिन भी अलॉट हो जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स को ही हम इस प्रोसेस से कर सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर किसी इंडिविजुअल को किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो उसको DIR 3 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फिर उसे डिन अलॉट होगा। उसके बाद DIR 12 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फिर वो डायरेक्टर बन जाएंगे। लेकिन अगर कोई नई कंपनी बना के करना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले कंपनी का नेम रिजर्व होगा स्पाइस फॉर्म का पार्ट A भर के। उसके बाद जब उसका पार्ट B खुल जाएगा स्पाइस फॉर्म का, उसके बाद उसकी सभी डायरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन जाएगी, उसमें उनको डिन भी अलॉट हो जाएगा, कंपनी भी इनकॉर्पोरेशन हो जाएगी, कंपनी का पैन भी मिल जाएगा, कंपनी का टैन भी मिल जाएगा, कंपनी को GST STN भी मिल जाएगा, कंपनी को ESI EPF सब कुछ मिल जाएगा। अलग अलग जगह पर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं। सेक्शन 153 हमें बताता है कि इंडिविजुअल अप्लाई करेगा डिन के लिए DIR 3 फॉर्म में, और 154 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिन अलॉट कर देगी। ये फॉर्म जो भी प्रिस्क्राइब्ड होते हैं वो रूल्स के अंदर होते हैं। सेक्शन 153 सिर्फ इतना कहता है कि एवरी इंडिविजुअल जो भी डायरेक्टर बनना चाहता है उसको जो है डिन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद प्रिस्क्राइब्ड फीस। लेकिन फॉर्म कौन सा होगा? DIR 3 ये रूल हमारा 9 बताता है, और फीस कितनी होगी ये भी हमारा रूल 9 बताता है। और नई कंपनी के केस में हमारा फॉर्म स्पाइस आएगा, वो भी हमारा रूल्स बताते हैं। ठीक है। और डिन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एक फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस और एक बोर्ड रिजोल्यूशन। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं तो ही बोर्ड रिजोल्यूशन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अगर नई कंपनी बना रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी। और एक उसके सिग्नेचर चाहिए होंगे ड्यूली वेरीफाइड। सेक्शन 154 के अंदर उसको डिन अलॉट हो जाएगा। जैसे ही अब वो DIR 3 फॉर्म फाइल करेगा एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, ठीक है, उसके बाद उसको डिन अलॉट हो जाएगा। अगर फॉर्म भरने में कुछ गलती हुई है या डॉक्यूमेंट अगर इनकम्प्लीट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है और डायरेक्ट कर सकती है एप्लीकेंट को कि भाई आप फ्रेश एप्लीकेशन दीजिए, आपका फॉर्म सही नहीं है, या फिर उस
उसको ट्रीट एंड लेबल कर सकती है इनवैलिड, यानी आपकी एप्लीकेशन क्या है, इनवैलिड है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है या डिफेक्टिव है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। तो हमें ये 3 पॉइंट लिखने होंगे कि एप्लीकेशन को एप्लीकांट को डायरेक्ट करेगी कि आप फ्रेश एप्लीकेशन फाइल कीजिए, या फिर वो बोल देगी एप्लीकेशन इनवैलिड है, जो आपने डॉक्यूमेंट वगैरह लगाए हैं वो वेरीफाइड नहीं है, वो फेक हैं। और ये एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करेगी बाय लेटर और पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिकली और इन एनी अदर मोड। और ये जो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी उसकी कोई भी फीस रिफंडेबल नहीं होती है, ना ही एडजस्टेबल होती है। ठीक है, इसके साथ ही एक बात और आपको बताता हूं मैं, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 में डायरेक्टर बनने के लिए हमें डिन चाहिए होता है, उसी तरह लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में अगर किसी इंडिविजुअल को पार्टनर बनना है या किसी डायरेक्टर को किसी और फर्म में पार्टनर बनना है तो उसके लिए ज़रूरत होती है डी पिन की, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल के पास डिन है पहले से ही, तो उसी डिन को ही हम डी पिन मान लेंगे, उसे फ्रेश एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, उसे अलग से डी पिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, हमने सेक्शन 153 पढ़ लिया, 154 में अलॉटमेंट होगी। उसके बाद आगे चलते हैं, सेक्शन 155। सेक्शन 155 कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास ऑलरेडी डिन है वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता, मतलब वो केवल एक बार में एक ही डिन अपने पास रख सकता है, वो दूसरा डिन नहीं रख सकता। जैसे एग्जांपल है, मिस्टर ताहिर वाज अपॉइंटेड डायरेक्टर अपॉइंट हुए बॉम्बे टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड में, उसका डिन इतना है। नाउ ही वांट्स टू अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन अनदर कंपनी, वो चाहते हैं कि मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर बनूं, तो उसको अलग से डिन लेने की ज़रूरत नहीं है, वही डिन उसका काम करेगा। यानी डिन जो है लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है, ना ही बदलता है। हाँ, अगर कोई इंडिविजुअल चाहता है कि मैं भाई सभी कंपनी से रिजाइन कर दूं, मुझे डिन की ज़रूरत नहीं है, वो तो चाहे तो अपना डिन सरेंडर कर सकता है। उसके बाद डायरेक्टर को डिन इंटीमेट करना होता है कंपनी को, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है कोई, तो 1 मंथ के अंदर हमें 1 मंथ के अंदर कंपनी को इंटीमेट करेगा अपना डिन। और जहाँ जहाँ जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी डायरेक्टर के नाम की, तो वो डिन हर जगह सबमिट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद जब इंडिविजुअल या डायरेक्टर कंपनी को डिन प्रोवाइड करेगा, उसके बाद कंपनी की ड्यूटी है कि वो रजिस्ट्रार को उसका डिन इंटीमेट करे विद इन 15 डेज। ठीक है, एक बार सेक्शन याद कर लेते हैं। 153 में एप्लीकेशन देगा, 154 में अलॉटमेंट मिलेगी, 155 में कहता है कि मोर देन 1 डिन नहीं रख सकता, और 156 के अंदर कहते हैं इंटीमेट करना होता है डिन। आगे चलते हैं सेक्शन 157 पर। 157 में क्या है, पनिशमेंट है कि अगर कोई भी सेक्शन, यानी ऊपर अगर कोई भी कंपनी जो है फेल होती है डिन को रजिस्ट्रार के पास इंटीमेट करने में इंडिविजुअल का, किसी डायरेक्टर का, तो उसकी पेनल्टी क्या है, 25,000 रुपये पेनल्टी है। इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर विद फर्दर पेनल्टी ऑफ ₹100 फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹1 लाख। यानी पेनल्टी 25,000 रुपये तो फ्लैट है, उसके बाद जितने दिन तक हमारा फेलियर चलेगा 100 रुपये पर डे लगेगी, जो कि मैक्सिमम तक 1 लाख रुपये तक जाएगी। फर्दर एवरी डिफॉल्टिंग ऑफिसर, यानी कंपनी में जो भी ऑफिसर डिफॉल्ट, जिसकी वजह से डिफॉल्ट हुआ होगा, उसकी पेनल्टी, इंडिविजुअल पेनल्टी उसकी ये है, 25,000 रुपये पेनल्टी है फ्लैट। उसके बाद जितना भी हमारा फेलियर कंटिन्यू रहेगा 100 रुपये ईच डे पेनल्टी रहेगी, और मैक्सिमम कितना जाएगा, 1 लाख रुपीज़ जाएगा। सेक्शन 158 क्या कहता है, सेक्शन 158 कहता है ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट डिन, यानी ये ऑब्लिगेशन है कि एवरी पर्सन और कंपनी, कोई भी पर्सन हो कंपनी हो, कोई भी रिटर्न फर्निश करेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन फर्निश करेगा, कोई भी पर्टिकुलर्स फर्निश करेगा, वो अपना डिन ज़रूर मेंशन करेगा। यानी अगर कंपनी की बैलेंस शीट बनती है, डायरेक्टर साइन करते हैं, तो वहाँ पर भी डिन दिया जाएगा। अगर डिन नहीं है तो पेनल्टी लग सकती है।
उसके बाद अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है सेक्शन 152, 155, 156, बताना जरा 152 क्या था और 155 क्या था और 156 क्या था। 152 में बहुत सारे क्लॉज हैं, बहुत सारे हमारे वो हैं। तो अभी हमने पढ़ा था सेक्शन 152 सबसेक्शन 3, यानी डिन के बिना कंपनी को, कंपनी में डायरेक्टर। आइए रूल 11 क्या कहता है, अगर किसी के पास भी एक से ज़्यादा डिन पाए गए, यानी डिन इज फाउंड टू बी डुप्लीकेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम पर्सन प्रोवाइडेड द डेटा रिलेटेड टू द डिन शैल बी मर्ज विद द वैलिडिटी रिटेन्ड नंबर। यानी कि अगर किसी के पास भी डुप्लीकेट डिन पाए जाते हैं किसी सेम पर्सन पे, तो उसको क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे एक नंबर के साथ। अगर डिन ऑब्टेन किया गया है रॉन्गफुल मैनर से या फिर फ्रॉडुलेंट मीन से, यानी उसके डॉक्यूमेंट फेक थे या डॉक्यूमेंट उसने कहीं से बनवा लिए थे, ऑथेंटिकेट नहीं हुए वो, तो उस केस में क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल डायरेक्टर और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द रीजनल डायरेक्टर बीइंग अपॉन सेटिस्फाइड ऑन वेरिफिकेशन, तो वो क्या करेंगे, डिन को जो है डीएक्टिवेट कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन कोई भी डिन कैंसिल करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, यानी उसकी बात भी सुनी जाएगी। पहले एक नोटिस भेजा जाएगा, हाँ भाई आपके पास डॉक्यूमेंट फेक हैं, आप काम डिन कैंसिल क्यों ना करें, बताओ रीज़न बताओ। हिंदी में कहते हैं कारण बताओ नोटिस, और इंग्लिश में कहते हैं शो कॉज। और यहाँ पर डिफाइन किया गया कि रॉन्गफुल मैनर का मतलब क्या होगा। रॉन्गफुल मैनर का मतलब होता है कि डिन को ऑब्टेन किया है स्ट्रेंथ ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच आर नॉट लीगली वैलिड, यानी वैसे डॉक्यूमेंट जो कि लीगली वैलिड नहीं थे या इनकम्प्लीट थे, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन उनसे गलत डाली गई है या फिर छुपाई गई है। और फ्रॉडुलेंट का मतलब होता है डिन को ऑब्टेन किया गया किसी को इंटेंट टू डिसीव। इंटेंट टू डिसीव का मतलब है, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, और इंटेंट टू डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा देने के इरादे से किया गया है, तो उसको हम फ्रॉडुलेंट मीन्स कहते हैं। या किसी इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो भी उसका डिन कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये जब उसकी डेथ ही हो गई है तो वो डिन अब किसी के यूज़ का नहीं है। द कंसर्न इंडिविजुअल हैज़ बीन डिक्लेयर एज अ पर्सन अनसाउंड माइंड, वो बंदा पागल हो गया, जब पागल हो गया तो डायरेक्टर वो क्या डायरेक्टरशिप संभालेगा वो, तो इसलिए उसको जो है डिन कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अनसाउंड माइंड भी एक कॉम्पिटेंट कोर्ट डिक्लेयर करेगा, खुद से नहीं बोल सकते कोई भी कि हाँ भाई ये बंदा पागल है, कोर्ट बोलेगा तभी माना जाएगा। या फिर वो इंडिविजुअल क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है। इसके अलावा DIR 5 फॉर्म भर के डिन होल्डर जो है अपना डिन को जो है सरेंडर कर सकता है। लेकिन सरेंडर करने से पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करती है। देखो मैंने सेक्शन 153 में बताया था कि डिन को जो है अप्लाई किया जाता है फॉर्म DIR 3 में। DIR 3 फॉर्म कौन बताता है, रूल्स 9 बताता है, रूल 9 बताता है मेरा। अब रूल 12 में क्या है, इंटीमेशन ऑफ चेंजेस इन पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इन डिन एप्लीकेशन, यानी अगर डिन में मुझे कोई चेंज करना है, यानी हो सकता है मुझे मोबाइल नंबर चेंज करना हो, ईमेल ID चेंज करनी हो, या कुछ चेंज करना हो डिन में, तो मैं DIR 6 फॉर्म भर के कर सकता हूँ। यानी अप्लाई करते वक्त DIR 3 और कुछ चेंज करने के लिए DIR 6 भरा जाता है। DIR 6 कौन बताता है, रूल 12 बताता है। मैं बार बार सेक्शन और रूल का नाम क्यों ले रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। वैसे एग्जाम में अगर लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, अगर आपको ढंग से याद है तो ही लिखना, अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो मत लिखना। इंटीमेशन ऑफ चेंज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, DIR 6 फॉर्म भरा जाएगा, उसमें जो भी चेंज है वो फिल कर देंगे और उसको इलेक्ट्रॉनिकली जो है हम सबमिट कर देंगे। देखिए जितने भी कंपनीज के LLP के फॉर्म्स होते हैं वो सारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA.gov.in की साइट पर फॉर्म्स होते हैं। पहले फॉर्म्स को डाउनलोड किया जाता है, उनको फिल करके डिजिटल सिग्नेचर लगा के उनको अपलोड कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए DIR 3 फॉर्म के अंदर अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है तो उस पर एग्जिस्टिंग कंपनी के MD या होल टाइम डायरेक्टर या डायरेक्टर के साइन लगते हैं, और अगर कोई नई कंपनी बनाई जा रही है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो है CA के साइन लगते हैं, CA, CS, CW जो भी हो
उसके बाद अब DIR6 भरा जा रहा है। 6 को हमने डाउनलोड कर लिया, फॉर्म को फिलअप कर लिया। उसके बाद उस फॉर्म को हम इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर देंगे और रजिस्ट्रार उस फॉर्म को वेरीफाई करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा जो भी पर्टिकुलर चेंज करने के लिए हमें बोला है वो चेंज पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद हमारा जो है पोर्टल पे हमारा चेंज डिन में चेंज हो जाएगा। और आपको मैं एक बात और बता दूं, डिन के लिए हर साल KYC होती है। KYC मीन्स नो योर कस्टमर, यानी कि हर साल डिन को वैलिडेट करना होता है। अगर कोई डायरेक्टर गलती से भी अपना KYC करना भूल जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका डिन इनवैलिड कर देती है और उसको वैलिड करने के लिए फिर से DIR3 फॉर्म फिल करना पड़ेगा और उसकी पेनल्टी होती है 5,000 रुपये। तो हमारा डिन वाला पोर्शन यहीं ख़त्म होता है। बाकी देखिए यहाँ पर कहाँ पर 30 दिन है, कहाँ पर 15 दिन है, ये आपको एक बार रीड करना पड़ेगा तभी याद होंगे आपको। और हाँ जी, ये डेज याद करना जरूरी है। सेक्शन भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, रूल्स भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेज आपको याद रखने पड़ेंगे, प्रोविज़न आपको याद रखने पड़ेंगे। ये रिविजनरी क्लास है, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो आप एक बार पढ़ चुके हैं। बस आपके कंसेप्ट जो है और कंसेप्ट आपका जो है और क्लियर हो जाएंगे। यानी होता है क्या कि वीडियो के थ्रू क्या होता है, जब मैं वीडियो के थ्रू कोई मुझे सुनाता है ना तो मुझे जल्दी याद होता है, मुझे जल्दी रिकॉल होता है। अगर मैं बार बार खुद बुक से पढ़ता रहूँगा तो मुझे हमेशा कन्फ्यूजन रहेगी। लेकिन वही चीज़ अगर मुझे कोई सामने से कोई आके फ्रेंड बता देगा या कोई बता देगा तो वो चीज़ मेरे दिमाग में सब जाती है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मान लीजिए एग्ज़ाम में या फिर किसी टेस्ट में आप कोई टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, और उस समय आपको नहीं आ रहा है, लेकिन आपको किसी दोस्त ने बता दिया या उस समय आप नहीं कर पाए, बाहर किसी ने आके आपको बताया, तो वो आंसर आपके दिमाग में छप जाएगा, उसे आप कभी नहीं भूलोगे। तो इसलिए जब मैंने CA फाइनल क्लियर किया था तो यकीन नहीं करेंगे, मैंने यूट्यूब के डिफरेंट टीचर्स की वीडियो मैंने देखी थी। मैं ये नहीं कहता, और क्योंकि सभी अपने लेवल पे अच्छे वीडियो डालने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चों की हेल्प हो सके, मेरे भी यही कोशिश की है, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब का सहारा लिया था अपने पढ़ने के लिए, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि किसी की हेल्प हो जाए, क्योंकि बार बार क्लास लेना पॉसिबल नहीं होता। चलिए आज हमारा दिन का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अब हमारा कंप्लीट हो चुका है 149 मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर वुमेन डायरेक्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दिन हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार सेक्शन याद करो। चलिए फ्रेंड, ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताइए, या कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, स्पीड स्लो करनी है, या कोई कॉन्सेप्ट है, डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड हो। सो प्लीज़ एक बार ज़रूर बताएं, फीडबैक प्लीज़ ज़रूर दीजिए, क्योंकि जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे तब तक मुझे मेरी गलती पता नहीं चलेगी। हो सकता है कि जल्दी जल्दी में मैं एक आध वर्ड को या गलत इंटरप्रेट कर दूं या कुछ गलत कोड कर दूं, तो प्लीज़ उसको मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये रिविजनल क्लास है तो मैं एकदम मैं पहले समझा के एकदम टेक्स्ट नहीं बढ़वा पाऊंगा। लेकिन हाँ, ज़रूर है कि मैं जितना समझाऊंगा उतना मैं प्रोविज़न लगभग सारे कवर कर दूंगा ताकि आपका अच्छे से रिविज़न हो जाए। थैंक यू सो मच।